हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल रामलाल। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का अगला पार्ट। लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक देखा हुआ था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये रिवीजन होगा ही होगा, क्योंकि लेक्चर में काफी हो गया है हमारे डिले। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने आप सबको एक टाइम टेबल दिया हुआ था, बट ड्यू टू सम इशू जो मेरे साथ में हमेशा होते रहते हैं, मैं लेक्चर मंडे को नहीं ले पाया था, क्योंकि वो लेक्चर मेरा हो गया था रीशेड्यूल अगले दिन के लिए। बट अगले दिन भी वो अपलोड नहीं हो पाया। मुझे पता नहीं लेक्चर अपलोड होने के बावजूद वीडियो, मतलब कि शेड्यूल किया हुआ वीडियो अपलोड नहीं हुआ। मुझे लास्ट में वो पूरा का पूरा वीडियो डिलीट करना पड़ा। और जैसे कि आज है थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे हमारी छुट्टी होती है, ठीक है। और जैसे कि आज थर्सडे, आज भी लेक्चर होना था सुबह 11 बजे, बट सुबह लेक्चर हमारा हुआ नहीं। जैसे ही मैं ऑफिस से घर पे आया हूं, तुरंत आपका लेक्चर रिकॉर्ड करने को बैठ रहा हूं। हालांकि मैं लेक्चर लाइव लेने वाला था, बट सेम वही इशू, वाईफाई का इशू, मैं लेक्चर लाइव ले नहीं पाया, इसलिए मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, चलो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखो, सेकंड शीट खत्म होने में मात्र 20 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज मैं कंसेप्ट बताऊं और नेक्स्ट टाइम, मतलब कि नेक्स्ट डे, मतलब कि कल फ्राइडे को पूरा 20 के 20 क्वेश्चन एक साथ निपटा दूं, जिससे कि हम लोग सीधा जाएंगे अपने थर्ड शीट पे, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे प्योर ट्रायंगल्स। ठीक है, चलो। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 के पहले एक कंसेप्ट मैं आपको सिखा देता हूं। चलिए देखिए वो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट में आपको बता देता हूं। कंसेप्ट आपको अपने ही शब्दों में लिखना है। जैसे कि आप सबको पता है, यहाँ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की जाती है, बोर्ड्स की नहीं कि आपको प्रॉपर में नोट्स लिखवा के दूं। समझ गए? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के बनने और बिगड़ने की शर्त, कि अगर ट्रायंगल बनती है तो कैसे बनती है, और अगर नहीं बनती तो क्यों नहीं बनती है, वो सब। क्योंकि ट्रायंगल बनाना, आप लोग कहीं भी गोज गाज का ट्रायंगल बना दोगे, लेकिन उसके पीछे की थ्योरी क्या है वो हम लोग आज अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना है, मैं अपने लैंग्वेज में हिंदी में लिख रहा हूं इसको, यहां पे केवल आप सबको समझना है। ठीक है, देखिए, सबसे बड़े सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटे कोण के सामने वाली साइड हमेशा छोटी होगी। तो यहां पे अपने शब्दों में लिख के लीजिए, सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड, अर्थात भुजा हमेशा बड़ी होगी, हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, या या और भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे छोटे एंगल के सामने वाली साइड, हमेशा छोटी होगी। क्या होगी? हमेशा छोटी होगी। समझ गए? सिंपल सा लैंग्वेज है। ट्रायंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी होगी, जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके सामने वाली साइड हमेशा सबसे छोटी होगी। आइए, जैसे कि आप सबको मैं अगर एक फिगर ही बना के दिखा दूं जिससे कि समझ जाए आपको, चलिए। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है ये मेरा ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। मैं इस एंगल को नाम दे देता हूं थीटा, या फिर सबका नाम ही दे दूं ए, बी और सी। ठीक है, ए के सामने वाली साइड स्मॉल है, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी। तो आप सबको दिख रहा है कि मेरी बी जो साइड है वो सबसे लंबी है। क्यों? क्योंकि उसका एंगल सबसे ज्यादा बड़ा है। समझ गए? और यहाँ पे जो मेरा साइड सी है वो बहुत छोटा है, क्योंकि उसके सामने वाला एंगल बहुत ही छोटू सा है। समझ गए? सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटे एंगल के सामने वाली साइड हमेशा सबसे छोटी होगी। चलिए चलते हैं सवाल के ऊपर, थोड़ा इस स्लाइड को शिफ्ट किया जाए। चलिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है।
इफ इफ नहीं, हाँ, इफ ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तब इनमें से कौन सा कथन सत्य है या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चलिए, तो सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ भैया, गिवन हमको दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी है जहां ए का मान है 60 डिग्री। चलो, अगर मेरे ए का मान 60 डिग्री है तो मुझे पता है कि मेरे एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है तो बाकी दोनों कोणों का मान कितना होगा, 20 डिग्री होगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाई गई है कि B इज ग्रेटर देन C, B मेरा जो है वो C से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, B इज ग्रेटर देन C। अगर B मेरा C से बड़ा है, देखो अगर B प्लस C 120 है तो सबसे सिंपल केस क्या बनता है, मेरा B 60 हो और C 60 डिग्री हो, लेकिन यहाँ पे दोनों को बराबर नहीं बोला है, क्या बोला गया, B C से बड़ा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, मैं यहाँ पे बोल सकता हूं जो B का मान होगा वो 60 डिग्री से ज्यादा होगा और जो C का मान होगा वो 60 डिग्री से कम होगा, क्योंकि B मेरा बड़ा है, दोनों में बराबर बराबर एंगल बटेगा नहीं। अगर B एंगल में बड़ा है तो यहां पर वो C के एंगल से बड़ा ही होगा और साइड में भी बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे ABC साइड का रेशियो पूछा है ना, तो देखो मेरा A का क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, तो ये मेरा हो गया एंगल A, सॉरी ये मेरा हो गया साइड A। साइड A इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है मेरा B, ओके, इससे बड़ा कौन है मेरा, ये किससे बड़ा, रुको, ये मेरा है B से, मतलब मेरा B इससे बड़ा है और एंगल A है मेरा, और मेरा साइड A C से बड़ा। देखो क्यों, अगर मैं यहाँ पे एंगल A का मान लिखता हूं 60 डिग्री, ठीक है, तो ये छोटा किससे होगा, जो 60 से ज्यादा होगा, और ये बड़ा किससे होगा, जो 60 से कम होगा। 60 से ज्यादा वाला कौन है, B है, 60 डिग्री वाला खुद A है और 60 से कम वाला खुद C है। समझ गया आप, मतलब ये जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री से ज्यादा होगा और ये जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री से कम होगा। क्यों, एक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटे एंगल के सामने वाली साइड हमेशा सबसे छोटी होगी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट वन पे कि ट्रायंगल के बनने और बिगड़ने की शर्त क्या होती है, ठीक है। चलिए, मैं आपको ना जरा अपने स्कूल के बीते हुए दिनों में लेके चलता हूं कि अगर मुझे कोई ट्रायंगल बनानी पड़ती थी तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एक लाइन खींचा करता था। देखो, जो आपका वो नहीं होता प्रोटेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं गोला प्रकार, ठीक है, तुम उसका यूज आप लोग स्कूल में करते थे चाप वगैरह मारने के लिए, आर्क खींचने के लिए, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग उसका यूज करने वाले हैं, किसका, कंसेप्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पे अपना एक ब्लैक लाइन लिया, ठीक है, थोड़ा इसको थिक कर देता हूं, इसको ना डिलीट ही कर देता हूं, थोड़ा यहीं से थिक कर लूं, ठीक है। चलो देखो अभी यहाँ पे, अब देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिया, ठीक है। चलिए, अब देखिए, मानिए मैंने इस पॉइंट के ऊपर अपना क्या रखा, गोला प्रकार रखा, मैंने इस पॉइंट पे अपना गोला प्रकार रखा और यहां कहीं मैंने चाप मारी, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे मैंने अपना गोला प्रकार रखा और यहां कहीं मैंने अपनी चाप मारी, ठीक है, मतलब आर्क खींच दिया। तो आप सबको पता है जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वहां से मैं अगर अपनी दो लाइंस निकाल के जोड़ू तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, मुझे इतना पता है। बस फोकस किस बात का है कि मेरा जो चाप है वो आपस में इंटरसेक्ट होना चाहिए। मेन चीज क्या है यहाँ पे कि मेरा जो चाप है वो आपस में इंटरसेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मेन चीज क्या है मालूम है बच्चों, यहाँ पे मेन चीज है कि ये जो आपका चाप है, ये चाप रियल में आपका है क्या, ठीक है, ये चाप रियल में आपका है क्या। अगर आप लोग एक घुमा के चाप मारते हैं तो ये एक पूरा सर्कल बनता है ना, क्योंकि मैं अपने गोला प्रकार का यूज कर रहा हूं। थोड़ा इमेजिन करो, सामने सामने नहीं हो कि आपको गोला प्रकार दिखाऊं मैं रियल में, इधर रखा तो यही था मैंने, ठीक है, नहीं तो मैं दिखाता। देखो इमेजिन करो, एक स्ट्रेट लाइन पे आप लोग अगर गोला प्रकार रख के एक चाप मार रहे हो, बट अगर वो आप लोग पूरा खींच दो तो एक सर्कल बन जाएगा, वो एक पूरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप लोग इस पॉइंट के ऊपर रख के
अगर आप लोग इस पॉइंट के ऊपर रख के, जैसे कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ठीक है, अभी ये पॉइंट ए के ऊपर रख के अगर एक पूरा का पूरा आप लोग अगर चाप मारोगे तो वो भी एक सर्कल बनाएगा, लेकिन हम लोग पूरा सर्कल नहीं बनाते, केवल एक चाप मारते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे मेन चीज क्या मालूम है कि यहाँ पे ये जो मेरा चाप है ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसका ये इंटरसेक्ट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैं अपनी दोनों की दोनों साइड्स को जोड़ूंगा, मैं अपनी दोनों की दोनों साइड्स को जोड़ूंगा, जिससे कि मेरा एक ट्रायंगल पूरा बनेगा। इसको नाम दे देते पॉइंट सी। तो ट्रायंगल एबीसी मेरा यहीं से बनेगा। अब देखते हैं कि ये किस किस कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। तो आपको मैं पहले बता दें कि हमको ये अभी करके देखना है कि ये होता कैसे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, आइए। चलिए, मैंने माना एक सीधी सी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली। चलिए, और इस स्ट्रेट लाइन को नाम दे दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर खींच लूं, हमको चाप बहुत सारे मारने पड़ेंगे ना, इसीलिए कंट्रोल सी, फिर एक यहां भी चाहिए हमको, ठीक है। चलिए, देखिए अभी यहां पर माने ये तीनों मेरे पॉइंट्स के, ये यहां पे मेरे पॉइंट्स है, पॉइंट ए बी, ए बी, ए बी। अब ध्यान में मालूम है आपको क्या रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना फिगर रखना है। कितना फिगर पता है, सिर्फ और सिर्फ इतना फिगर। जैसे देखिए, यहां जो मेरी चाप है, एक चाप मेरी यहां बन रही है, तो एक चाप मेरी यहां बन रही है, ठीक है। मतलब ये दोनों ऊपर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट तो हो ही रही होंगी, ऊपर कहीं ना कहीं ये दोनों इंटरसेक्ट हो ही रही होंगी। तो मेरे को केवल अपना एक चाप यहां खींचना और एक चाप यहां खींचना है, बस डिस्टेंस कैसा लेना है वो मैं आपको दिखाता हूं अभी। चलिए देखिए यहां पर, जैसे कि मेरा एक लाइन है ए बी, जिसका टोटल लेंथ है, ठीक है, जिसका टोटल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कितना लेंथ है इसका, 15 सेंटीमीटर इसका टोटल लेंथ है। सही से नहीं बना गया भैया, चलिए, जिसका टोटल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ओके, पूरा बना देता हूं। चलिए देखिए, मानिए कि मैंने अगर 7 सेंटीमीटर का यहां चाप मारा, मैंने अगर 7 सेंटीमीटर मतलब मारा तो ऊपर से ही है, इमेजिन करो कि मैंने चाप ऊपर से ही मारा है, ठीक है। एक काम करता हूं बाबू, मैं आप सबको ना एकदम बेसिक से ही दिखाता हूं, मुझे उम्मीद नहीं है कि शायद आपको समझ में भी आए, क्योंकि इमेजिनेशन पावर बच्चों की उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। चलिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी। चलिए, मानिए इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसकी टोटल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मानिए मैंने एक ऊपर से चाप मारा है, कितने सेंटीमीटर का, मैंने यहां से एक चाप मारा है 7 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का चाप मारा मैंने, ये मैंने चाप मारा है ये 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने यहां से एक चाप मारा, मैंने एक चाप यहां से मारा 3 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। अब ये दोनों लाइन हमारे कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने को मिल गई मुझे, मालूम है क्या, कि 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, इस ये जो सम है ये मेरा छोटा है किससे, 15 सेंटीमीटर से। ये क्या मेरा, ये 15 सेंटीमीटर से छोटा है। क्या मेरा ये 15 सेंटीमीटर से छोटा है, ये सम मेरा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर से छोटा है, इसीलिए मेरा यहाँ पे चाप से क्या हुआ, ट्रायंगल नहीं बन रहा, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब आते हैं दूसरे केस के ऊपर, समझ रहे हो ना। चलो अब देखते हैं दूसरा केस। चलिए, सेम लाइन लिया मैंने यहाँ पर ए बी, चलिए सेम लाइन लिया मैंने यहाँ पर लाइन ए, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए ए बी, ठीक है। पहले मैंने 7 और 3 कितने, 7 और 3 ना, अब मैं 7 और 5 लूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक चाप मारा
कितने सेंटीमीटर का? 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलिए फिर मैं यहां पे एक चाप मारता हूं, ये मेरा है 5 सेंटीमीटर का। चलिए टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है मेरी 15 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। तो देखो यहां पर 7 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, इट इज ऑल्सो लेस देन 15 सेंटीमीटर। 7 5 क्या है मेरा? 12 है, और वो 15 से लेस है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिए कि 7 5 12 और वो उसका सम 15 से लेस है। अभी भी मेरा इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, समझ गए? अब आते हैं एकदम बराबर पे कि मैं लेता हूं 7 और 8 सेंटीमीटर। कितना? 7 और 8 सेंटीमीटर। समझ गए? 7 और 8 कितना होता है? 7 और 8 होता है प्रॉपर 15। चलिए आइए देखो, डायग्राम में अलग अलग पेज पे इसलिए बना रहा हूं तो क्योंकि मेरे को मिटाना नहीं है, मैं सब लाके आपको दिखाऊंगा एक ही जगह पर। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे वो फिर से लिए अपने 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, अब मैं एक चाप मारता हूं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने एक चाप मारा। कितने सेंटीमीटर का चाप मारा मैंने? 8 सेंटीमीटर का। बट इस चाप को अब मैं थोड़ा एडजस्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि पेन टैबलेट पे इतना फ्रीली हैंड बराबर मिलेगा नहीं ना, इसके लिए मैंने थोड़ा इसको एडजस्ट किया। और ये मेरा डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा बाल को? ये टोटल डिस्टेंस है मेरा 15 सेंटीमीटर। और आप सबको पता है 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर बराबर 15 सेंटीमीटर। देखो अभी भी ट्रायंगल नहीं बना, पॉइंट्स केवल टच हुए हैं, इंटरसेक्ट नहीं हुए। पॉइंट्स केवल मेरे टच हुए हैं, इंटरसेक्ट नहीं हुए। ठीक है, समझ गए इतना? चलिए अब थोड़ा सा बदलाव करते हैं। मैं एक चाप थोड़ा ज्यादा खींच देता हूं, चलिए आइए देखिए, मैं एक चाप थोड़ा ज्यादा खींच देता हूं। यही है मेरा पॉइंट ए और यही है मेरा पॉइंट बी। ठीक है, चलिए ओके। चलिए तो मैं एक काम करता हूं, ये तो हमारी है 7 सेंटीमीटर वाली चाप। ठीक है, कितने सेंटीमीटर वाली? 7 सेंटीमीटर वाली है मेरी ये। तो कोई काम करता हूँ, इसको ना थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे एक और चाप मेरा बनेगा ना। तो ये मेरी है 7 सेंटीमीटर वाली। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पर एक दूसरा चाप मारता हूँ जो कि मेरी होगी कितने सेंटीमीटर की? मान लो ये मेरी होगी 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस किया आपने, अब यहां पर हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया बाबू। यहां पर हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। क्या मिल गया मुझे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, जो कि यहां नहीं मिला, यहां नहीं मिला और यहां भी नहीं मिला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला तो कहां मिला? मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला इस केस में। अब इस केस को ध्यान से देखना और अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में इसको बिठा लेना। समझ गए? चलिए अब मैं यहां पे लिखता हूं 7 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 10 सेंटीमीटर, इट इज ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर। अरे बाप रे, ये तो खुलासा हो गया। मतलब समझे आप लोग? मतलब समझे? ये जो 10 सेंटीमीटर ये मेरा रियल में क्या है? जैसे कि ये जो 10 सेंटीमीटर है, अगर इस सर्कल का ये जो ब्लू वाला लाइन है, ये जो ब्लू वाला सर्कल है, इस चाप का रेडियस ही तो है, तो ये भी तो मेरा 10 सेंटीमीटर होगा। और ये जो मेरा ये जो लाइन यहाँ पे पॉइंट ए सी है, इसका रेडियस कितना है सर्कल का? 7 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगा। अरे बाप रे, और ये जो पूरा टोटल कितना है? ये टोटल मेरा है 15 सेंटीमीटर। एक बात देखे आप लोग, एक बात क्या है कि ट्रायंगल के दोनों साइड का सम, ट्रायंगल के दोनों साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, किसी भी ट्रायंगल के। ठीक है, मैं कोई भी साइड पकड़ता हूं, ठीक है, तो उसके बाकी के दोनों साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, बड़ा होना चाहिए
ओके, समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं समझ? देखो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, ट्रायंगल के दोनों साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। ये तो मेरी एक कंडीशन बन गई, ये तो मेरी एक कंडीशन बन गई। ठीक है, अब अगर सम बड़ा होना चाहिए तो ये जो सम बड़ा हुआ है, ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 17 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो 17 सेंटीमीटर है ये बड़ा है मेरा किससे? 15 सेंटीमीटर से। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ट्रायंगल की तीसरी साइड बाकी दोनों ट्रायंगल के सम से छोटी होनी चाहिए और उनके डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, उनके डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 7 + 10 सेंटीमीटर का सम लूंगा तो 17 आएगा। वहीं मैं अगर 10 सेंटीमीटर - 7 सेंटीमीटर करता हूं तो वो मेरा कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर आएगा, जहां पर मेरा 15 सेंटीमीटर बड़ा होगा। और आप इसको 10 + 7 भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। इसलिए यहाँ पे हम लोग एक मॉड लगा देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। मैं अगर इसको 7 सेंटीमीटर - 10 सेंटीमीटर करता हूँ तो ये मुझको कितना मिल जाएगा? मुझको मिल जाएगा -3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मॉड लगाने से क्या होगा? ये प्लस में बदल जाएगा और मेरा क्या होगा? 15 सेंटीमीटर से छोटा होगा। मतलब ट्रायंगल का कोई भी साइड, ट्रायंगल का कोई भी साइड बाकी दोनों ट्रायंगल के सम से छोटा और उन दोनों के डिफरेंस से, उन दोनों के माइनस से, सब्ट्रैक्शन से, अंतर से बड़ा होना चाहिए। समझ गए? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? ठीक है, ओके बच्चों। देखो कहीं कभी ना बीच बीच में आपको लगता होगा कि शायद सर ने वीडियो अभी पॉज की थी। ठीक है, देखो मेरा ओबीएस का जो सॉफ्टवेयर में जिसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, कभी कभी मेरा फेस रुक सा जाता है। मतलब कि वीडियो चालू है लेकिन मेरे में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो वो बार बार देखने के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ। ठीक है, चलिए तो आइए अब आते हैं हम लोग अपने निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या था मेरा कि जैसे मान लो मेरा ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूं। आइए मैंने इसको नाम दिया, इनको बोला पॉइंट ए, पॉइंट बी तो बोल दिया पॉइंट सी। चलिए, तो ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं? ट्रायंगल की कोई भी एक साइड, ट्रायंगल की कोई भी एक साइड वो क्या होनी चाहिए? वो छोटी होनी चाहिए। किससे? अदर साइड के सम से। देखो ना, ट्रायंगल की कोई भी एक साइड अदर साइड के सम से छोटी है ना। जहां पे मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा और जहां पे मुंह बंद होगा वो छोटा होगा। समझ गए? तभी ये ट्रायंगल पॉसिबल है। देखो जब तक मेरा 15 सेंटीमीटर बड़ा था तब तक ट्रायंगल बन ही नहीं रहा था। जब वो दोनों चाप के सम से छोटा हुआ तो ट्रायंगल फटाक से बन गया। समझ गए? तो मेरा मेरा जो ट्रायंगल का तीसरा साइड है वो बाकी दोनों साइड के सम से छोटी और बाकी दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। समझ गए? सिंपल सा रूल है, मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो इसको रट्टा मार लेना। क्या है वो? देखो ट्रायंगल के ट्रायंगल के किसी भी, देखो ट्रायंगल का, ओके, ट्रायंगल का कोई भी साइड बाकी दोनों साइड के बाकी दोनों साइड के सम से छोटी और उनके अंतर अर्थात डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए, चाहे कोई भी साइड हो। जैसे आप लोग अगर यहाँ पे सी मानते हैं तो जो मेरा सी होगा वो ए प्लस सी से छोटा होगा बट ए माइनस सी से बड़ा होगा। जैसे मैं बी 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 लेता हूं, वेट 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 वेट, सी है ना ये, वेट, तो ये सी नहीं आएगा, ये बी आएगा। ए प्लस बी से बड़ा होगा लेकिन मॉड ऑफ ए माइनस बी से, ए प्लस बी से छोटा होगा लेकिन ए माइनस बी से बड़ा होगा। मैं अगर साइड बी लूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? ए प्लस सी से छोटा होगा और ए माइनस सी से
बड़ा होगा। समझ गए? ये मेरे को मिल गया ट्रायंगल का एक देखो इस टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या बोलते हैं इसको मालूम है? इसको बोला जाता है, आप लोग यहाँ पे डाल के लिख लो टॉपिक का नाम, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या बोलते हैं? इन इक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स। समझ गए? क्या देखा आपने, क्या सीखा यहाँ पर कि ट्रायंगल का कोई भी साइड बाकी दोनों साइड के सम से छोटा होगा लेकिन उनके डिफरेंस से बड़ा होगा। चलेगा? चलिए, मतलब बोल सकते हो कि मेरे जो एक साइड ए है इसकी जो वैल्यू होगी इनके सम के और डिफरेंस के बीच में लाई करेगी। इनके सम और डिफरेंस के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। चलिए, ठीक है, खुश, हैप्पी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 ना, कहां गया क्वेश्चन नंबर 62? देखते हैं, ये रहा, आइए। चलिए, क्वेश्चन देखिए क्या क्या लिखा गया है। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज x सेंटीमीटर, देन ठीक है, देखो यहां पर अगर ट्रायंगल का एक साइड x है तो इनमें से कौन सा सही है? ओके बच्चों, तो इनमें से कौन सा एक सही है? देखो, तो जो x होगा वो 3 + 8 से छोटा होगा लेकिन 8 - 3 से बड़ा होगा। तो 8 - 3 मेरा 5 है और ये x है और ये मेरा 11 है। तो जो मेरे x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 5 और 11 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट बोलो, ट्रायंगल की तीसरी साइड बाकी दोनों साइड के सम से छोटी लेकिन उनके डिफरेंस से बड़ी होगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, ट्रायंगल की तीसरी साइड बाकी दोनों साइड के सम से छोटी लेकिन उनके डिफरेंस से बड़ी होगी। ओके, यू गॉट इट रामलाल। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है। कि अगला सवाल इसी कंसेप्ट पे है, सवाल नंबर 63। चलिए देखिए, चलिए बड़ा बढ़िया सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है पी क्यू आर दिया गया है। एक जगह आपको मान दिया गया 8, एक जगह दिया गया 15 और एक जगह दिया गया 3। तो पूछा क्या क्या, देखिए दिया गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर में एस पी क्यू रेखा खंड पर एक बिंदु है। चलिए यहाँ पर ये महाशय एक बिंदु है तथा पी आर का मान 8 है, पी एस का मान 3 है और क्यू आर का मान 15 है। तो एस क्यू की लंबाई बताइए। चलिए एस क्यू की लंबाई बताइए। तो बताएंगे ना भैया, पूछा है तो बताएंगे ही हम। आइए, मैंने इसको मान लिया ये पूरी की पूरी यक्स है। ठीक है, यक्स मान लिया। तो ट्रायंगल के बनने की कंडीशन लगाई है कि जो मेरे एक्स की वैल्यू होगी वो छोटी होगी किससे? 15 + 8, 15 + 8 कितना होगा? वो 23 से छोटी होगी। रहने दो यार, तुम्हारे लिए बेसिक से ही लिखता हूं वरना फिर से कोई बोलेगा सर बेसिक से बताओ। बेसिक से 15 - 8 से बड़ी होगी। ठीक है, तो जो x की वैल्यू होगी देखो 15 + 8 23, 15 - 8 कितना? और ये 15 - 8 मेरा कितना होगा? 7 होगा। मतलब जो मेरे x की वैल्यू आएगी, मेरे जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 7 और 23 के बीच में होगी। देखो 7 और 23 नहीं होगी, वो 7 और 23 के बीच में होगी। मतलब मेरे जो x की वैल्यू आएगी वो कहां से कहां तक होगी? 8। ठीक है, वो वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देखो वो 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, ऐसे वो 22 हो सकती है, लेकिन 7 और 23 नहीं होगी, वो उनके बीच में आएगी। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैंने माना मेरा टोटल एक्स अगर 8 है, सबसे सिंपल, मेरा अगर टोटल एक्स अगर 8 है तो ये जो एस क्यू है वो मेरा 5 होगा। 5 दिया ही नहीं है, 5 दिया ही नहीं है। ओके, एक बेसिक चीज, चलो एक काम करते हैं, इसको 1 बाय 1 नहीं रखते, अब इसको ना बाय ऑप्शन निपटाते हैं। देखो मेरे x की जो वैल्यू है वो 8 से लेके 22 के बीच में आएगी। चलिए मैंने माना एक बार को, चलिए मानिए इसकी वैल्यू 4 है, तो 4 3 7 है, 7 तो है ही नहीं भैया, तो 7 तो कभी बनेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग हो गया। मानिए इसकी वैल्यू 13 है, मानिए इसकी वैल्यू 13 है, तो ये 13 और 3 कितना हो गया? 16 बन रहा है। अगर ये 13 और 3 कितना बन गया? 16 बन रहा है। चांसेस है इसके, चलो उसके एक चांस तो है। चलिए मैं रख रहा हूं 20 और 3 23। मैंने अगर 20 रखा तो 20 और 3 23 होता है ना भाई, तो 23 तो इसको चाहिए ही नहीं। चलिए 24 और 3 27, ही तो औकात के बाहर हो गया,
खत्म बात, 24 भी नहीं है, तो बच गया ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। वैसे क्वेश्चन बाय ऑप्शन वाला था, समझ गए, ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन वाला था और ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपी पुलिस, एमपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर में, समझ गए, ये वहां का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन को बाय ऑप्शन सॉल्व करना था, समझ गए। देखो एग्जाम में सारे क्वेश्चन ना ऐसे नहीं आते कि भैया आपको अब आंसर निकालना ही है, नहीं, कुछ क्वेश्चन बाय ऑप्शन से भी आते हैं, जैसे कि रीजनिंग में डाइस का टॉपिक है, वो पूरा का पूरा डाइस का टॉपिक ना बाय ऑप्शन, कि अगर आप लोग ऑप्शन से खेलना सीख गए ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं पेपर में 70% नंबर आपके झोली में। अगर ऑप्शन से खेलना नहीं सीखे ना तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे यार, समझ गए, मैथ्स का पेपर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर पेपर बनाता ही ऐसा। देखो 70% पेपर सिंपल आएगा, 20 देखो 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन जो सीडीएस वाले बच्चे हैं या फिर जो एसएससी मेंस का पेपर देंगे, 70 क्वेश्चन रहते हैं सिंपल, 20 क्वेश्चन एवरेज और 10 क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट वाले जो एग्जामिनर छोड़ने के लिए ही बनाता है कि भैया अगर इसमें टाइम दिए तुमको लगेगा आ रहा है लेकिन वो निकलेगा नहीं जल्दी, समझिए, उसके अंदर लेंथी कैलकुलेशन होगा, समझ गए आप लोग, तो क्वेश्चन छोड़ना भी एक कला है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 64 माने 64। देखो किसको कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, ग्रुप में ज्वाइन करो, डाउट पोस्ट करो, खत्म बात। चलिए अरे चलिए, अब ये आपका नया कंसेप्ट है, 64 से लेके 80 तक, समझ गए, इतने बढ़िया बढ़िया सवाल आपको मिलेंगे एसएससी सीजीएल प्री, एसएससी सीजीएल मेंस और प्लस आपके सीएचएसएल सीपीओ और कैट में पूछे गए सवाल, समझ गए। ज्योमेट्री में हालांकि सॉरी सीडीएस में यहां से अब तक केवल 3 क्वेश्चन पूछे गए, ओके, वो भी बहुत सिंपल है इसलिए मैंने उनको इनमें रखा नहीं, वो पीवाईक्यूज में मैं आपको सिखाऊंगा, तो जो बढ़िया बढ़िया सवाल है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए रखे हैं। चलिए तो अब पढ़ते हैं इनका थ्योरी। सबसे पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, if the two sides of a triangle are 876 centimeter and 678 centimeter and the third side is an integer, then find the number of different triangles, then find the number of different possible triangles, then find the number of different possible triangles। अभी ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत दूर का था, पता नहीं यहाँ पे कैसे पहुंच गया वो, क्योंकि यहाँ पे अभी कंसेप्ट आपको सीखना बाकी है। ट्रायंगल जो रहता है कि मेरा अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए शर्त क्या होगी, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए शर्त क्या होगी, उसको पढ़ना है, इसको भी आएंगे बाद में, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए कि पहले ये मैं आपको बता ही दूं, कौन सा, ये वाला 678 ना, हाँ चलिए मैं आपको ये बता ही देता हूं तभी बढ़ता हूं मैं आगे। आइए चलिए देखिए, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। चलिए मानिए मैंने यहां पर साइड्स लिए हैं, देखिए यहां पर ना कितने दिया गया है, दो ही साइड दिया गया है और बोला गया तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या, मतलब एक इंटीजर है, तो त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आइए, मानिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लेता हूं जिसका एक है 8 और ये है मेरा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई क्या होगी, मैं इसको मान लिया x, ठीक है, तो मेरी x की वैल्यू किसके बीच में लाई करने वाली है, 8 5 13 से छोटी होगी लेकिन 5 - 8 3 से बड़ी होगी, मतलब मेरी जो x की वैल्यू होगी, मेरी जो x की वैल्यू होगी वो किसके किसके बीच में लाई करने वाली है, वो 3 और 13 को छोड़ के उनके बीच में आएगी, वो 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, ऐसा करते करते वो 12 हो सकती है, तो मैं पूरा यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है। 7 हो सकती है, 8 9 10 11 12, लेकिन वो 13 हो नहीं सकती, वो 13 से छोटी होगी, 13 नहीं होगी, वो 3 से बड़ी होगी लेकिन 3 नहीं होगी, ठीक है बच्चों। वापिस लगा होगा आपको कि शायद मैंने वीडियो पॉज किया है, मेरा भाई आया था रूम में, ठीक है। चलिए तो देखो यहां पर, अब देखो मेरे जो x की वैल्यू है, मेरी जो x की वैल्यू है वो 3 से बड़ी होगी और 13 से छोटी होगी, लेकिन 3 और 13 कभी नहीं होगी,
तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतनी हो सकती है। मतलब मेरी जो x की मान है वो क्या क्या हो सकता है, देखो वो मेरा 4 बन सकता है, 5 बन सकता है, 6 बन सकता है, 7 बन सकता है, 8 बन सकता है, 9 बन सकता है, 10 बन सकता है, 11 बन सकता है और 12 बन सकता है। लेकिन 3 और 13 कभी नहीं बनेगी क्योंकि वो 13 से छोटी और 3 से बड़ी है, इसीलिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ मैं पॉसिबल ट्राइंगल्स लिखता हूं। देखो सबसे पहले मेरा साइड कौन कौन सा बनेगा, 8 5 और 4। ठीक है, इससे मेरा एक ट्राइंगल बन सकता है। फिर 8 5 और 5, इससे मेरा ट्राइंगल बनेगा 8 5 और 6। फिर 8 5 और 7, 8 8 और 8, 8 वेट 8 5 और 8, 8 5 और 9, 8 5 और 10, 8 5 और 11, 8 5 और 12। ठीक है, चलिए तो देखो अभी कितने ट्रायंगल्स बन गए मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 4 4 8 1 9, मतलब मेरे 9 ट्रायंगल्स पॉसिबल है। मेरे कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है, मेरे 9 ट्रायंगल्स पॉसिबल। अब देखो, अब साइड मान लो अगर बड़ी दी हो, 200 300 में लिखा हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए चाहिए हमको एक ट्रिक। तो मैं आज हमको देता हूं मिश्रा ट्रिक, या फिर आप उसको बोल सकते हो एएम स्टार। किसके, मैं आपको एक धासु एएम स्टार देता हूं। क्या मालूम है, जो गिवन साइड्स हो, जो गिवन साइड्स हो उनमें जो छोटी वाली साइड हो, जो गिवन साइड्स हो उनमें जो छोटी वाली साइड हो, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू स्मॉलेस्ट गिवन साइड। क्या होता है वो, स्मॉलेस्ट गिवन साइड, स्मॉलेस्ट साइड नहीं, स्मॉलेस्ट गिवन साइड -1। स्मॉलेस्ट गिवन साइड कौन सी है मेरी, 5 है, तो 2 इंटू 5 -1, 10 में से 1 गया 9, और मेरे को 9 ही तो ट्रायंगल्स मिले बालक। समझ गए फॉर्मूला क्या है उसका, 2s-1। फॉर्मूला क्या है, 2s-1 किसका, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का। क्या है, 2s-1। समझ गए, एस का मतलब क्या है, गिवन स्मॉलेस्ट ट्रायंगल। ओके, स्मॉलेस्ट गिवन, ओके स्मॉलेस्ट गिवन साइड। खुद के मन से स्मॉलेस्ट साइड मत मानना, अरे सही है सर यहाँ तो 4 4 दिया हुआ है, नहीं 4 नहीं मानना है, जो गिवन हो। समझ गए, जो गिवन और फिक्स हो। पहली बात, यहाँ पे ये बार बार बदल रहा है आपका, ये यहाँ पे बार बार आपका बदल रहा है। समझ गए, चलिए तो बढ़ते हैं सवाल के ऊपर। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्या क्या दिया गया है, 676 सेंटीमीटर एंड 678 सेंटीमीटर, एंड द थर्ड साइड इज एन इंटीजर, देन फाइंड द नंबर ऑफ देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स पॉसिबल। कितने त्रिभुज संभावित है, कितने पॉसिबल ट्रायंगल बनेंगे। स्मॉलेस्ट साइड कौन सा है, 678 है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सीधा बोल दूंगा मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसको सॉल्व वो लोग करते हैं जो बहुत बड़े मूर्ख हैं। देखो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, पूरा सॉल्व नहीं करना है बालक। देखो 678, ओके क्या बन जाएगा आपको, देखो 2 इंटू 678-1, स्मॉलेस्ट साइड तो यही है आपके पास अभी। तो देखो ना लास्ट का नंबर देखो कितना आएगा, 8 दूनी 16, तो इसका यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा, 6, 6 -1। मेरा आंसर कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में तो केवल यूनिट डिजिट 5 है, सब में थोड़ी ना है। समझ गए, यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम मैंने सिखाया था, याद होगा आपको, प्लेलिस्ट पढ़ी है, जाके देख लो पूरी की पूरी नंबर सिस्टम, जो आपको एलिमिनेशन टेक्निक में बहुत काम आएगी आगे। समझ गए, देखो मैं अगर 2 इंटू 678 को मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे को अंतिम डिजिट 6 मिलने वाला है, मतलब मेरा यूनिट डिजिट यहाँ पे -1 है। जब इसका आंसर कुछ भी हो, मेरा जो -1 है वो तो लास्ट के डिजिट से माइनस होगा ना, तो लास्ट के डिजिट से माइनस होगा तो अंत का डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा मेरा। अगर ये 5 है, देखो कौन से ऑप्शन में 5 है, सिर्फ इस ऑप्शन में 5 है। मेरे को आंसर निकालना है, मजदूरी नहीं करनी पेपर में। समझ गए, चलिए 65 पे बढ़ते हैं, देखते हैं आज कितना सवाल लगा पाते हैं हम लोग। ओके 65, आइए चलिए क्या हुआ है देखिए। चलो
दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। ओके, दिस इज दी होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा बढ़िया पूछा गया है। उन सभी त्रिभुजों की परिमापों का योगफल, मतलब सारे के सारे पेरीमीटर्स का सम ऑफ पेरीमीटर को फाइंड करना है। किसका? जिस ट्रायंगल की साइड कितनी हो, 14 सेंटीमीटर हो, 25 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर हो, जहां x एक मेरा इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। तो सबसे पहली बात, मेरे को यहाँ पे पॉसिबल ट्रायंगल चाहिए ना, मेरे को क्या चाहिए? पॉसिबल ट्रायंगल्स चाहिए। पॉसिबल ट्रायंगल्स की साइड कितनी होगी? तो आइए देख के लेते हैं कि मेरा x का मान किसके किसके बीच में लाई करने वाला है। मेरा x का मान किसके बीच में लाई करने वाला है? 14 प्लस 25 कितना बन जाएगा? 39। 39 और 14 और 25 माइनस 14, यहाँ 6 वहां 5। ओके, तो यहाँ बन जाएगा 11। तो मेरा जो x का वैल्यू होगा, मेरा जो x का वैल्यू होगा वो 11 और 39 नहीं होगा, वो 11 से बड़ा होगा और 39 से छोटा होगा। तो 12 बन सकता है, 13 बन सकता है, 14 बन सकता है, ऐसे वो 38 बन सकता है। तो इतनी वैल्यूज मेरी क्या होंगी? पॉसिबल होंगी। अगर इनकेस यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछता तो कैसे निकालते? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, गिवन साइड सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? 14 है, तो 2 इंटू 14 माइनस का 1 कितना मिल जाएगा? 28 माइनस 1 बराबर 27 ट्रायंगल यहाँ पे पॉसिबल होंगे। बहुत ज्यादा ट्रायंगल पॉसिबल है। चलिए, तो मैं यहाँ पे पॉसिबल ट्रायंगल्स लिखता हूँ। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। तो पॉसिबल ट्रायंगल्स मेरे क्या क्या होंगे? 14, 25 तो रहेंगे ही, फिर साइड क्या मिल जाएगा मेरे को? 12। ओके, 14, 25, 13 मिल जाएगा, 14, 25, 14 मिल जाएगा, 14, 25, 15 मिल जाएगा। ठीक है, इतने मिल जाएंगे। ऐसे करते 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 कहां तक मिल जाएंगे मुझको? ये 14, 25, 38 तक मिल जाएंगे। तो इतना तो आपको ऐड करना है। ठीक है, तो उन सबका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल पेरीमीटर्स, सम ऑफ ऑल पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? देखो, इन सबको जोड़ना पड़ेगा ना, इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे? देखिए, 14 प्लस 25 प्लस 12, फिर से प्लस 14 प्लस 25 प्लस 13। तो ये आप कितनी दफा जोड़ने वाले हैं? यहाँ पर कहां तक जोड़ेंगे? 14 प्लस 25 प्लस 38 तक जोड़ेंगे। अब इसमें एक चीज मैं आपको हिंट दे ही देता हूं कि आपको पता है कि 14 प्लस 25 कितनी बार रिपीट होगा? जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे मेरे। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने थे मेरे? 27 थे ना बालको। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? 27 इंटू 14 प्लस 25। ओके, प्लस यहाँ पे एक अलग सी सीरीज लग जाएगी, 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस अप टू कहां तक जाएगा मेरा? ये 38 तक जाएगा। कहां तक जाएगा मेरा? ये 38 तक जाएगा। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, समझ गए? ठीक है, देखो अब एक तो आप लोग यहाँ पे जोड़ लो, मैं इतना कैलकुलेशन किए देता हूं। नहीं तो देखो, सबसे एक अच्छा हिंट क्या देगा वाला हमको? यहाँ पे ना यूनिट डिजिट लगभग सबके अलग अलग है, केवल इन दोनों सवालों के एक है। ठीक है, बाकी सबके अलग है। तो आप लोग यूनिट डिजिट से खेल सकते हो, आप लोग यूनिट डिजिट से खेल सकते हो। ओके, यूनिट डिजिट से खेल सकते हो। तो आपको सबसे पहली बात तो इसको इसका सम फाइंड करना पड़ेगा। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? देखो, जब टर्म बीच से दिया हो तो वो फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म, जिसको मैं a बोल देता हूं, और लास्ट टर्म माने l। ये आपको करना होगा और इसका सम। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूं वापस। ठीक है, जगह कम है यहाँ पे। चलो, तो देखो नंबर्स कितने यहाँ पे टोटल? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? 27 बनेंगे ना भाई। ये 27 ही तो रहेंगे, ये जो मेरे साइड्स मिले हैं 1 2 3 4 लेके कहां तक जाएगा? 27 आएगा। तो 27/2 मल्टीप्लाई पे फर्स्ट टर्म कितना है? 12, लास्ट टर्म कितना है? 38। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? देखो, छोड़ो इसको, छोड़ो, मैं इसके पास अभी आता हूँ। 27 इंटू कितना मिल जाएगा? ये 39 मिल जाएगा। ठीक है, 27 इंटू 39, इसका यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा? 7 9 63। ओके, 7 9 63। और इसको यहाँ पे जोड़ता हूँ, कितना मिल जाएगा? देखो, 12 प्लस 38 कितना मिल जाएगा मेरे को? ये 50 मिल जाएगा। मैं इसको 50 लिख देता हूं, खत्म बात। 50
50 माने कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, ये 25 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, ये 25 मिल जाएगा। अगर ये 25 मिलता तो इसका यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 7 पचे 35, ये मेरे को मिल गया 5। मतलब मेरा जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट होगा 8। तो इससे मेरे को एक चीज तो मालूम पड़ गया, ऑप्शन नंबर बी और डी तो मेरा आंसर कतई नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी और डी तो मेरा आंसर कतई बनेगा ही नहीं। तो एक काम करते हैं ना, अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है अपना आंसर। चलिए, क्या मिल गया मेरे को यहाँ पे, देखो 27 इंटू 39 प्लस 27 इंटू 25। 27 कॉमन निकाल लेता हूं, मेरे को मल्टीप्लाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, और ये मेरा हो गया 25। कितना मिल जाएगा, 27 इंटू देखो 9 प्लस 5 14, कैरी 1, 3 2 5 1 6 64। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, ये मेरा 3 का क्यूब है इंटू ये मेरा 4 का क्यूब है। कितना मिल जाएगा मेरे को, ये देखो कितना मिल जाएगा, कहाँ पे करूँ, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, 3 का क्यूब, ये क्या हो रहा है, तो रुको ना, मैं जरा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ना वो पेन टैबलेट का इशू हुआ था, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया था। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर 3 क्यूब इंटू 4 क्यूब मिल गया। ठीक है, 3 क्यूब इंटू 4 क्यूब मेरे को मिल गया। जैसे कि यहाँ पे 27 इंटू 64 था, मैंने क्या क्या लिख दिया, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, तो मैं दोनों को टोटल करके कंबाइन लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4 का होल क्यूब। क्या मिल जाएगा मेरे को, ये 12 का होल क्यूब। 12 का होल क्यूब कितना होता है, 1728। मैंने आपको बोला था कि आपको 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद करना होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने 1 से लेके 20 तक के क्यूब याद किए होंगे, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। पहले इसके ना ये पेज को चेंज कर दो, मुझे इसका ये ना ये पेज पसंद नहीं आता है। ठीक है, मुझे वो लाइन वाला ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक ठीक है, अच्छा 64 तक हो गया ना, 65 तक होगा, 66 पे जाते हैं। चलिए, चलिए अब यहाँ पर मेरा एक अलग ही केस आ गया है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मैं इसके जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है ना, सबको एक अलग ही वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि आज मेरे को लग रहा है कंसेप्ट हमने कुछ ज्यादा ही कर लिया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कंसेप्ट आपको थोड़ा डाइजेस्ट करने में समझ जाएगा, तो आप लोग एक बार उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेना। बस इंपॉर्टेंट बात याद क्या रखना, किसी भी ट्रायंगल का तीसरा साइड बाकी दोनों ट्रायंगल के बाकी दोनों साइड के सामने छोटा होता है, लेकिन उनके डिफरेंस से बड़ा होता है। और अगर जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा साइड, अगर एंगल सबसे बड़ा तो साइड भी सबसे बड़ा, एंगल सबसे छोटा तो साइड भी सबसे छोटा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, मतलब कल के दिन की वीडियो तुरंत, अभी 6 बज रहा है, अब भी मैं आधे घंटे में इसको अपलोड करता हूँ। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। चलो बाय बाय रामलाल।